रहा था कि त्रिपाठी आपने निःशुल्क कोचिंग शुरू तो की है, लेकिन फ्री की चीज की वैल्यू कोई देता वेता नहीं है। यही कोटा में जाकर रगड़ते हैं, 2 लाख फीस देते हैं और 2 लाख खाना खर्चा रहना, 4 लाख 5 लाख लगता है, तो फिर रगड़ के लौंडे मेहनत करते हैं। जो बड़ी गर्मी है यार, मैं एक तो एग्जॉस्ट लगवाओ, एग्जॉस्ट उसको हटा के यहाँ पे लगवा दो, क्योंकि वो तो खींचता हवा तो वहीं पीछे से आ जाती है, और यहाँ खींचेगा तो Okay, good morning students. Today is 20th June and I am GP Singh from Savant Coaching, and as usual daily we are undergoing an English class. हम लोग प्रतिदिन 11:30 पे इंग्लिश की क्लास पढ़ रहे हैं, और कल हमने आर्टिकल के बारे में आप लोगों को कुछ बताया था, और एक 51 क्वेश्चंस का एक आर्टिकल, एक ग्रुप भी आपके पीडीएफ पे ये ऐप पे भेजा गया था। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वो मिला होगा, आपने देखा होगा और आपने उस पे अटेम्प्ट किया होगा। और मैं बहुत ही विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप लोग जो होमवर्क दिया जाए उसको आप लोग आराम से समय निकाल के, ठंडे दिमाग से, पूरी मेहनत के, पूरी लगन के साथ उसको करें। नहीं करने का मतलब ये है कि आप इसको, पढ़ाई को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, और साफ बात है कि मैं आपको नहीं पढ़ा सकता हूं। आपको यदि कोई पढ़ा सकता है तो आप खुद पढ़ा सकते हैं। हम यहाँ से, मैं हूं और भी टीचर्स लोग हैं, तो वो केवल एक डायरेक्शन दे सकते हैं कि क्या पढ़ो, कैसे पढ़ो। आपको पढ़ना है और आपको अपनी जो भी क्वेरीज है, क्वेश्चंस हैं, जो भी शंकाएं हैं, उसको रेज करना है ऐप में, या जैसे भी आप संभव हो सके अपनी शंकाओं को, अपने क्वेश्चंस को रेज करेंगे तो हम लोग यहाँ पे इंटरेक्टिव तरीके से पढ़ा सकते हैं। आप कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हम भी कर पाएंगे। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। तो ये एक क्वेश्चन आयर कल आपको भेजा गया था। आज तारीख है 20 जून 23, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन आयर है, 50-51 क्वेश्चंस हैं। तो इनमें सेलेक्ट करके क्वेश्चन लिखे गए हैं, तो वो आर्टिकल से ही संबंधित है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मोस्टली ए, एन और द को हम लोग आर्टिकल के रूप में जानते हैं, और दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स इन इंग्लिश ग्रामर। कुछ जो कठिन टॉपिक हैं ग्रामर में, उनमें से ये है। मैंने बताया था क्यों है, आप याद कीजिए क्यों डिफिकल्ट है। तो इसमें क्या है, कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, और उन सेंटेंसेस में एक पार्ट उसका ऐसा है जिसमें कुछ एरर हो सकता है। एरर हो सकता है, उसको हम लोग खोजेंगे, और जब खोजेंगे तो क्या गलती है और क्यों गलती है वो पता लगेगा। तो उसके साथ आपको आर्टिकल का जो भी प्रयोग किया गया है उसका आपको सही सही प्रयोग करना आ जाएगा। अब इसमें 2 चीजें हैं कि जहां पे प्रयोग किया गया है, प्रयोग किया जाना चाहिए और आपने नहीं किया है, आपने ऑमिट कर दिया है, वो एक मिस्टेक है। और जहां पे प्रयोग नहीं करना चाहिए वहां पे आपने कर दिया है, कमिट कर दिया है गलती, तो वो एक कमीशन मिस्टेक हो गया, एक ओमिशन मिस्टेक हो गया कि आपने छोड़ दिया है, और जहां प्रयोग नहीं करना चाहिए वहां आपने कर दिया है। तो ये 2 प्रकार की गलतियां ये हम करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे पहला ये है, रजनी इज प्लानिंग टू सेटल इन मुंबई as soon as she retires in August the next year।
और इसमें चार है कि सेंटेंस का ये वाला पार्ट जो है ए, इसको ए बोला है, इसमें गलती है। ये वाला पार्ट जो इसको बी बोला है उसमें गलती है। शी रिटायर्स इन अगस्त द नेक्स्ट ईयर, उसमें गलती है। या ऐसा भी हो सकता है कि कोई गलती नहीं है। तो इसमें अब आप लोग सोचिए कि क्या गलती हो सकती है। इसमें क्या है कि जो द का प्रयोग है वो स्पेसिफाई करने के लिए होता है, कि किसी एक चीज को स्पेसिफाई करने के लिए होता है। तो यहां पे द का प्रयोग किया गया है द नेक्स्ट ईयर, वो नहीं होना चाहिए, है ना। इस वजह से उन्होंने यहाँ पे गलती कर दिया है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा सी। एज सुन एज शी रिटायर्स इन अगस्त नेक्स्ट ईयर होना चाहिए था, इस वजह से यहाँ पे गलती है। समझ में आ गया। अब जैसे हम 7 नंबर के, अब 2 से लेके 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चंस आप करेंगे, फिर हम 7 और 8 करते हैं। लिखता है कि वी हैव इशूड ऑर्डर सीकिंग इमीडिएट प्रिंटिंग ऑफ रिवाइज्ड प्राइस टैग। इस सेंटेंस को 4 हिस्सों में बांटा है, सॉरी ए बी सी 3 हिस्सों में बांटा है। बोलता है कि आप बताइए कि किस हिस्से में गलती है। अच्छा, ये गलती जो भी है वो आर्टिकल से संबंधित गलती है। फिलहाल इस चैप्टर में हम लोग आर्टिकल की बात कर रहे हैं। नॉर्मली जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा तो वो ऐसा नहीं होगा कि आर्टिकल से संबंधित गलती का अलग क्वेश्चन आएगा या वर्ब से संबंधित क्वेश्चन की अलग गलती आएगी या नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब वगैरह से संबंधित गलती का अलग क्वेश्चन आएगा। वो तो सारा ही एक साथ दे देगा। तो उसमें आपको छांटना होगा कि इसमें गलती किसमें है और किस टाइप की गलती है। ये दोनों ही आपको दिमाग में देना पड़ेगा, तब जाके आप उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी क्या है कि इसको 3 हिस्सों में बांटा है। वी हैव इशूड एन ऑर्डर सीकिंग इमीडिएट प्रिंटिंग ऑफ रिवाइज्ड प्राइस टैग, ये बनाया हुआ है। तो इसमें अब आपको देखना है कि क्या गलती है। फिलहाल यहाँ पे ये जो क्वेश्चनर है, ये जो बंच ऑफ क्वेश्चंस है, उसमें केवल हम शुरुआत में आर्टिकल से संबंधित मिस्टेक्स को देख रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ही साफ देखने को लग रहा है कि एन यहाँ पे जब हम यूज करते हैं तो ये वॉवेल है और वॉवेल के पहले हम ए और एन यूज करते हैं। तो यहाँ पे ए यूज किया गया है जहां की एन यूज करना चाहिए था। तो ये हमारा जो है गलती हो गया पार्ट नंबर बी में। तो यहाँ पे हम आंसर लगा देंगे बी। इज दैट क्लियर टू ऑल? ठीक है। कोई दिक्कत होगा इसको समझने समझाने में तो आप इसको कमेंट में बताएंगे, तो इसको हम दोबारा से रिपीट कर देंगे। या फिर कोई और भी इशू होगा, कोई और भी शंका होगी आपकी, तो उसको यहाँ पे हम लोग समझाने की कोशिश करेंगे। मेरी कोशिश ये हो रही है कि आप ज्यादा से ज्यादा इसमें लगे, जूझें, तभी आपको आएगा। और आप लगेंगे नहीं, जूझेंगे नहीं, गलतियां नहीं करेंगे, सवाल नहीं खड़े करेंगे, तो कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है। अब जैसे हम ये क्या कर सकते हैं कि अब 8वां ही देख लेते हैं। एजुकेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इम्पार्ट्स नॉलेज एंड देयरफॉर इनडायरेक्टली कंट्रोल्स पावर। अब इसको फिर सेंटेंस को 3 हिस्सों में बांटा है और उसके बाद चौथा जो बोला है, चौथा जो बोला है वो बोला है कि नो एरर। फिलहाल इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें मतलब ऐसे सेंटेंस भी हो सकते हैं कि जिनमें कोई एरर ना हो, तो ऐसे भी सेंटेंस होंगे, 1, 2, 4 जितने भी हों वो होंगे।
उनको आपको देखना है कि अगर कहीं कोई उसमें एरर नहीं है आर्टिकल से संबंधित ए एन और द से संबंधित, तो वहां पे आपको नो एरर कर देना। अब जैसे 7वें में हुआ कि यहाँ पे ऑर्डर के पहले ए यूज किया गया है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट के पहले ए यूज किया गया है जहां की एन यूज करना चाहिए था। तो ये जो पार्ट ए है उसको हम बता देंगे कि यहाँ पे गलती है। क्वेश्चन का तरीका, पूछने का तरीका आपने समझा ना। नॉर्मली अगर रिटन पेपर होता तो वो दूसरे तरीके से पूछता, लेकिन इसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करके बनाना था, इसलिए उन्होंने इसको इस तरह से ट्रांसफॉर्म किया है कि ABCD 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 के फॉर्म में कर दिया है जो है। तो इस वजह से जो है यहाँ पे आपको ए पे टिक लगाना है, यहाँ पे ए आंसर हो गया, राइट। अब आगे हम आएंगे, बीच बीच में मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूं ताकि आप जो हैं उनको ट्राई करते रहें। तो हमने कौन कौन सा क्वेश्चन नंबर कराया, 1 कराया, 7 और 8 कराया। अभी चलिए हम 5 पे आके देखते हैं। I met the gentleman today evening on my way back to home। ये क्या बोलता है? अब यहां पे देखिए, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हम बात करते हैं किसी की, अगर हम बात करते एक ऐसे आदमी की जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं, मैं जिससे बात कर रहा हूं दोनों लोग पहले से उसके बारे में बात कर रहे हैं कि उसके बारे में दोनों को जानकारी है, तो उस केस में यहां पे द जो यूज किया गया है, द जो यूज किया गया है वो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, तो वो जो है हो जाता है कि उस जेंटलमैन से हम लोग पहले से मिल चुके हैं, तो ये हम कहते हैं कि अच्छा उनसे तो हम पहले मिल चुके हैं, ठीक है, और हम आज उनसे फिर मिले। द जेंटलमैन यानी उस आदमी से, उस शरीफ आदमी से हम आज फिर मिले थे, तो उस केस से होगा। लेकिन उसका कोई रेफरेंस नहीं दिया है कि ये लोग पहले से जानते हैं। इसका साथ साथ मतलब ये आ रहा है, ये देखिए द वाला पार्ट सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अगर ये रेफरेंस रहे कि उस आदमी के बारे में पहले से बातचीत हो रही है और बोलने वाला और सुनने वाला उस जेंटलमैन के बारे में जानते हैं अच्छी तरह से, तो वो द का प्रयोग सही है। लेकिन ऐसा कोई रेफरेंस है नहीं, तो इसको सिंपल वे में हम लेते हैं। सिंपली ये बोल देंगे कि हम एक जेंटलमैन से मिले थे आज शाम को, जब मैं वापस शाम को घर आ रहा था तो एक जेंटलमैन से मैं मिला था। तो ये सिंपल वे में ले सकते हैं। अगर ये पैराग्राफ स्टेंजा के रूप में होता जिसमें कि पहले से वो किसी एक जेंटलमैन के बारे में बात हो रही होती, तो यहाँ पे तो ठीक था, उसके बारे में पहले से कुछ और चर्चा होती कहने वाले और सुनने वाले के बीच में, तो पैराग्राफ में जब चर्चा होती तब यहाँ पे द जेंटलमैन ठीक था। लेकिन पैराग्राफ नहीं है, पहले से कोई उसका रेफरेंस नहीं है, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग गलत होगा। और यहाँ पे ये हो जाएगा कि आज जब मैं घर आ रहा था शाम को, तो उस वक्त एक जेंटलमैन से मिला था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई मेट अ जेंटलमैन। ठीक है, दोनों के बीच में फर्क आ गया, समझ में आ गया। पैराग्राफ होता, जेंटलमैन के बारे में बातचीत होती, उनका नाम होता, उनका रेफरेंस होता है, तब द का प्रयोग ठीक था। लेकिन यहाँ पे पैराग्राफ कुछ नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं है, तो यहाँ पे अ जेंटलमैन होगा। देयरफॉर द आंसर विल बी ए।
ए में ए, बी में बी, सी में सी, डी में डी। तो यहाँ पे जो है आंसर होगा ए, यानी कि इस सेंटेंस में जो गलती है वो पार्ट ए में है। हमको ये गलती को पॉइंट आउट करने के रूप में क्वेश्चंस को डिजाइन किया गया है। तो यहाँ पे जो गलती है वो पार्ट ए में है, देयरफॉर योर आंसर शुड बी ए। इज दैट क्लियर? एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन? अच्छा, तो हमने कर लिया 1, 5, 7, 8, ठीक है। अब 9, 10 आप करेंगे और जो छूटा हुआ है वो आप करेंगे। अब हम लोग करेंगे 11 वाला, हम लोग करेंगे। The day before yesterday he left for Europe by the air, ठीक ना। अब इसमें ABCD नहीं बनाया है, सेंटेंस का हिस्सा ही लिख दिया है। एक हिस्सा ये हुआ, नो एरर, डी के बजाय बी पे लिख दिया है। ही लेफ्ट फॉर यूरोप को डी बना दिया है। और फिर इसको बाय द एयर को सी बना दिया है, टुकड़े ही करके लिख दिया है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि ये जो है, आप देखिए 2 मिनट सोचिए, आप बताइए कि इसमें क्या होगा, कमेंट करके बताइए। द डे बिफोर यस्टरडे, तो यहाँ पे जो आर्टिकल का प्रयोग किया गया है वो 2 बार किया गया है। एक तो यहाँ किया गया है, एक तो यहाँ किया गया है ना। तो द डे बिफोर यस्टरडे मतलब उस डेट को स्पेसिफाई किए हैं, यानी कि गुजरे हुए परसों में, गुजरे हुए परसों की बात कर रहा है। तो यहाँ पे तो द का जो प्रयोग किया गया है वो हमको ठीक लग रहा है। अब क्या आता है, दूसरा जो आर्टिकल प्रयोग किया गया है, बाय द एयर। हम लोग बोलचाल की भाषा में भी इस्तेमाल करते हैं, कई बार आप लोग भी इस्तेमाल किए होंगे। बाय ट्रेन, बाय कार, बाय एयर, बाय रोड। तो बड़ी ऑब्वियस सी गलती किया है यहाँ पे, बाय द एयर करके जो है ना। यहाँ पे द नहीं लगना चाहिए। जो मैंने बताया था ना कि आपको जहां पे लगाना है वहां आपने नहीं लगाया, और जहां नहीं लगाना वहां आपने जबरदस्ती को आर्टिकल ठोक दिया। तो दोनों प्रकार की गलतियां होती हैं। तो यहाँ दूसरे प्रकार की गलती है, विच इज कॉल्ड, इसको लगा दिया। तो बाय द एयर इज द गलती, इज द एरर, है ना। एंड देयरफॉर यू हैव टू टिक द आंसर सी, राइट। By the air is the wrong part in, error part in this sentence. Is that clear? Anybody? Any question? Any query? So now we move forward and attempt another question. ग्यारहवां हमने कर लिया। Now we will attempt another question, right? इक्कीसवां ले लेते हैं जैसे, अब इसमें 21वां में क्या गलती हो सकती है, आप लोग सोचे 2 मिनट। इसमें भी ABCD नहीं मार्क किया है, सेंटेंस के हिस्सों को ही लिख दिया है। ए को लिखा है आवर इमीडिएट अटेंशन, बी को लिखा है आर अ ग्रेटेस्ट थ्रेट विच नीड्स, सी ये लिख दिया है फेसिंग आवर प्लेनेट। तो सिंपल सी बात है
एक कॉमन सेंस की बात है जो कि एग्जामिनेशन में आपको नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे हम चूंकि आर्टिकल का गलती पढ़ा रहे हैं, और इसमें नो एरर का कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, यानी एरर है ही जरूर इस सेंटेंस में। मतलब ये सेंटेंस में एरर तो है क्योंकि नो का कोई ऑप्शन इसमें दिया ही नहीं है। नो एरर होता है ना, जैसे ज्यादातर में जो है, इसमें नो एरर नहीं दिया। जैसे यहाँ पे देखिए नो एरर दे रखा है, तो इसमें एरर है ही। अब हम ए एंड द आर्टिकल का ही चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो एरर का हिस्सा किसमें है? जिसमें कि आर्टिकल है। तो आर्टिकल किसमें है? इसमें है। Therefore this may be wrong। अब क्यों है वो आप समझिए। वन ऑफ द मेन पॉइंट्स ऑफ आर्टिकल का जो रूल है, कुछ तो रूल है और कुछ एक्सेप्शन है। तो वो ये है कि जब हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, गुड, बेटर, बेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इज द सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम जो है द इस्तेमाल करते हैं। द मतलब किसी एक चीज को स्पेसिफाई करना, यानी वो एक अकेला है, यूनिक है। तो जो बेस्ट होगा वो तो अकेला यूनिक होगा ही होगा, है ना। Therefore in this part अ के पहले, अ की जगह पे द ग्रेटेस्ट होगा। ठीक है। ये चीज आप बहुत अच्छी तरह से अपने दिमाग में, अपनी याददाश्त में, अपनी मेमोरी में ठोक के रख लीजिए कि जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे द का इस्तेमाल करें। जैसे हम लोग बोलचाल की भाषा में करते हैं, द बेस्ट, द ग्रेटेस्ट, द फास्टेस्ट। बुलेट ट्रेन इज द फास्टेस्ट ट्रेन ऑन द रेलवे सिस्टम, ठीक है। कोई दिक्कत? तो यहां पे जो है ये वाले पार्ट में गलती है। देयरफॉर यू वुड चूज बी एज योर आंसर। आंसर गलत को क्यों चुनेंगे? क्योंकि पहले ही बोल दिया है कि एरर वाले पार्ट को आपको चुनना है। नॉर्मली जो सबसे सही आंसर होता है वो चुना जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको एरर बोलने को बोला है कि एरर निकालो, इसलिए आप जो एरर होगा वो चुनेंगे, सही वाला चुन लें। एरर ही निकालने को बोला है। दैट्स व्हाई यू विल पिक अप द ऑप्शन व्हिच हैज एन एरर। दैट्स राइट। एनी प्रॉब्लम? अब हम जो हैं एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, आगे लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और है इसी तरह से, है ना। एक और है वही ग्रेटेस्ट और सुपरलेटिव डिग्री वाला। ताजमहल इज वन ऑफ एंड ग्रेटेस्ट वंडर ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे बहुत बढ़िया से क्वेश्चन को नहीं किया है, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ग्रेटेस्ट के पहले क्या लगेगा? द लगेगा। क्वेश्चन को डिजाइन बहुत बढ़िया से नहीं किया है, लेकिन आपका आंसर यहाँ पे ये होगा। यहाँ द लगना चाहिए। नहीं, एरर पूछा है ना, तो ये चीज जो है आपका कायदे से फॉल्ट तो ये होना चाहिए। तो एरर में आपको एन को फॉल्ट बोलना चाहिए और एन की जगह द यूज होना चाहिए। क्वेश्चन को डिजाइन बहुत अच्छे से नहीं किया है।
इसलिए, लेकिन आप जान लो जो इसके पीछे मूल भावना ये है कि जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे द होता है। दैट शुड बी क्लियर टू योर माइंड, टू योर कॉन्साइंस, है ना। तो इस प्रकार से ये चीज जो है आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक ना। अब अपन आगे चलेंगे। हम्म 22 नंबर देखिए। 22 नंबर में क्या बोलता है कि, अच्छा पहले सेंटेंस का मतलब समझिए। She behaves in such a cordial manner, वो इतने विनम्रता से व्यवहार करती है कि हर इंसान उसकी प्रशंसा करता है। राइट, हर इंसान उसकी प्रशंसा करता है। तो यहाँ पे ये जो हो गया इस सेंटेंस का मतलब हुआ। अब हम जब आर्टिकल पे आते हैं तो यहाँ पे हमने देखा कि पूरे सेंटेंस में कहाँ कहाँ आर्टिकल का यूज किया गया है। एक ये किया गया है, एक ये किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो नियम है हमारा, वो ये है कि जबरदस्ती हम कहीं पे जबरदस्ती ठोके नहीं चलेंगे। हर जगह ए और एन और द हम ठोकते चलें तो सेंटेंस का तो कबाड़ा हो जाएगा, मतलब वो कुछ का कुछ हो जाएगा, या फिर वो ये हो जाएगा किसी बच्चे ने लिख दिया है। अभी क्या है कि कॉर्डियल मैनर एक फ्रेज है जिसका मतलब ये है कि बहुत अच्छे से विनम्रता पूर्वक व्यवहार करना। और सच जो है वो एक एडजेक्टिव है, इसको हम उसके उस ये जो नाउन है या जो भी पार्ट है तो उसको उसकी तरफ हम जो है इशारा कर रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे बल्कि एक आप बातचीत करेंगे तो ये टोटल ही एक फ्रेज के रूप में इस्तेमाल होता है, सच अ कॉर्डियल मैनर। यहाँ पे ये जो ए है इसका प्रयोग गलत है, ठीक ना। मतलब ये कहने का है इन्होंने जो भी दिया हुआ आंसर थोड़ा फिर से समझने की कोशिश कीजिए कि सच अ कॉर्डियल मैनर ये अपने आप में भी एक फ्रेज के रूप में होता है और ये एक एडजेक्टिव है, ये एक जो है नाउन है। तो इससे पहले तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं नाउन के पहले, लेकिन एडजेक्टिव के पहले हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो भी आंसर होगा यहाँ पे इसका ये आंसर होगा सी, हालांकि ये नहीं लगाना चाहिए। इन अ, ये वाला हिस्सा में जो अ लगा हुआ है उसकी वजह से जो भी हिस्सा होगा वो गलत है। यहाँ पे गलती से एट लिख दिया गया है तो एट को आप काट दीजिए, तो इसका आंसर होगा सी, ठीक है। और ये आगे के लिए याद कर लीजिए कि कॉर्डियल मैनर या अकॉर्डियल मैनर, सॉरी, इन सच अ कॉर्डियल मैनर, ये एक फ्रेज भी है इंग्लिश का जिसके पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते। सच अ कॉर्डियल मैनर एक फ्रेज है इंग्लिश का, ठीक है। वैसे
भी नाउन के पहले ही हम ए एन लगाते हैं, एडजेक्टिव के पहले हम नहीं लगाते हैं, ठीक ना। सच अब एडजेक्टिव कैसे हुआ? तो वो ये हुआ कि कॉर्डियल मैनर एक गुण है और गुण की तरफ से इशारा किया जा रहा है कि ऐसे रूप में कर रहा है, तो इसलिए वो एक विशेषण हो गया, राइट। वेर इज ही? शर्मा, वेर इज मिस्टर शर्मा? वेर इज मिस्टर शर्मा? बहुत सिंपल सा है। हमने जो बताया है कि ताजमहल और वो जो क्लाइमेट चेंज वाला बताया है कि जब सुपरलेटिव डिग्री लगेगा, क्वेश्चन नंबर 17 में कहीं आपको सुपरलेटिव डिग्री का कोई नजर आ रहा है शब्द? तो जब सुपरलेटिव डिग्री लगेगा तो वहां पे हमको यूज करना है द। तो इसमें आपको कहीं कोई ऐसा शब्द नजर आ रहा है जो कि सुपरलेटिव डिग्री का हो? बस उसके पहले आप देख लीजिए द अगर लगा है तब तो ठीक है, नहीं लगा है तो वो हिस्सा गलत है। अब इस सेंटेंस में आप देखिए कि आर्टिकल कौन कौन सा है। एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और नहीं एरर भी हो सकता है। तो अब 4, 1, 2, 3, 4 इसमें आर्टिकल है। द कमलेश्वर रिजर्वायर इन द सेंचुरी टू सी द मार्च क्रोकोडाइल। तो जितने भी द लगे हैं वो सही हैं, वो किसी न किसी नाउन के पहले, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, उसको इंगित कर रहे हैं। इन द सेंचुरी, सेंचुरी के अंदर कोई एक सेंचुरी होगी, सेंचुरी के अंदर कमलेश्वर रिजर्वायर है जहां पे मार्च क्रोकोडाइल को देखने की बात बनती है। तो ये तीनों ही सही लग रहे हैं, लेकिन ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड है, इसके पहले ए लगाया हुआ है, तो ये गलत है और ये सेंटेंस का पार्ट बी है। Therefore the answer will be B। यहाँ पे फिर से हम बता दें कि हमको बेस्ट आंसर नहीं चुनना है, हमको गलती चुनना है। तो जो गलत है वो हमको बताना है। Therefore this will be the correct answer। Answer is correct and the part is incorrect। क्लियर? तो इतने क्वेश्चन हमने कर लिए। अब जैसे कि हम 24वें में आ जाते हैं। हम 24वें में आ गए। सत्रह कर लिया हमने, हम 24वें में आ गए। 24वां को पढ़िए। पहले इसका हिंदी से हाँ, होल कंट्री अपलॉडेड द करेज ऑफ आवर सोल्जर्स। होल कंट्री मतलब पूरे देश ने हमारे सैनिकों के साहस की सराहना किया, प्रशंसा किया। यहाँ पे देखना यह है कि गलती कहाँ पे है। एक्चुअली क्या है कि जब किसी एक कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं कि भारत की बात हो सकता है, फ्रांस की बात हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया की बात हो सकता है। तो जब कहने वाला कह रहा है या लिख रहा है तो वो उस कंट्री के बारे में कहता। तो यहाँ पे इस्तेमाल होता
द होल कंट्री। और ये एक फ्रेज भी है, वाक्यांश भी है, द होल कंट्री। जैसे हम पढ़ते हैं, अगर आप इंग्लिश, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इंग्लिश को पढ़ेंगे जब आप, तो द होल कंट्री या द होल रीजन इज रीलिंग अंडर हॉट वेव। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, तो उसमें जिस पर्टिकुलर एरिया के बारे में या जिस पर्टिकुलर प्रोविंस के बारे में बोला जाता है, तो वहां पे द लगाते हैं। तो यहाँ पे 24 नंबर हमारा जो है, उसमें डेफिनेट आर्टिकल, आर्टिकल में भी याद होगा हमने बताया था कि डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। तो द मतलब डेफिनेट आर्टिकल, जहां पे किसी एक चीज को पर्टिकुलरली डिफाइन कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल। तो उस चीज के लिए यहाँ पे आप ये ध्यान दीजिए कि होल कंट्री को जब डिफाइन कर रहे हैं, तो कौन सा कंट्री, कोई भी कंट्री हो सकता है, इंडिया हो सकता है, चाइना हो सकता है, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कुछ भी हो सकता है, तो वहां पे उसके बारे में बात कर रहे हैं तो द इस्तेमाल करेंगे। और ये एक अंग्रेजी में फ्रेज भी है, द होल कंट्री, द होल प्रोविंस, द होल स्कूल। स्कूल के लड़कों ने भी लिखा, अपलोड किया, चिट्ठी लिख दिया, तो ये द इस्तेमाल करते हैं वहां पे। देयरफॉर द आंसर विल बी सी, इजंट इट। यहाँ पे ये गलत है, होल कंट्री। यहाँ पे द होल कंट्री होना चाहिए। इज दैट क्लियर? बताइए, आपको बाकी भी करना है, मैं सारे नहीं करवाऊंगा। जब आपको कोई दिक्कत होगी आप लोगों को, तो फिर उसको हम जो है अभी जैसे 24 कर लिया ना, तो 25 छोड़ देते हैं। सत्ताईस करते हैं। 27 हमने अगर कर लिया, तो एक और चीज हमारे क्लियर हो जाएगी। कुछ चीजें जब आप लगातार पढ़ते रहेंगे, तो वो चीज आपको समझ में आएगी, और वो चीज फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा। जैसे एक बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है 27वां में। बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये बहुत सिंपल सा सेंटेंस है। सेंटेंस क्या है? द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब सिंपल सी बात है कि द सन, सन एक ही है, उसको स्पेसिफाई किया है, ईस्ट भी एक ही है, उसको स्पेसिफाई किया है। तो यहाँ पे इन द ईस्ट, इसी से मिलता जुलता क्या सेंटेंस होगा? द सन सेट्स इन द वेस्ट, राइट? तो इसमें द का दो बार प्रयोग होगा, और दोनों अकेले और यूनिक हैं। सन भी अकेला यूनिक है, ईस्ट डायरेक्शन भी यूनिक है। तो वहां पे हमको स्पेसिफाई किया है, डिफाइन किया है, तो वहां पे द ईस्ट, द सन लगाया गया है, या द वेस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। द हिमालय इज लोकेटेड इन द नॉर्थ, है ना? And Indian Ocean is located. The Indian Ocean is located in the south. हाँ, तो ऐसे जब केसेस आएंगे, तो हम वहां पे द लगाएंगे। हमने दो चार आपको एडिशनल एग्जाम्पल भी बता दिया। तो इस तरह के जब भी आए, तो आप आंख मूंद के देख लीजिए कि वहां पे द लगा है कि नहीं लगा है, और तुरंत वहां पे उंगली रख दीजिए कि सर यहीं पे गलती है, या ये सही भी है। तो
दिस इज द आंसर इज द पार्ट सी में गलती है यहाँ पे इन ईस्ट की जगह इन द ईस्ट होना चाहिए, देयरफॉर यू विल टिक द आंसर सी। इज दैट क्लियर? एनीबॉडी, एनी क्वेरी? हरिओम, समझ में आ रहा है? चलो अब 33 करते हैं, या कोई आप बोलिए, आप लोग बोलिए कौन सा करें, 33 करें, 34 करें, 35 करें? 27 कर लिया ना, चलो 33 करते हैं आप। हम्म, थर्टी थ्री करते हैं। पढ़िए आप लोग इसको। मोर यू थिंक ऑफ इट द वर्स बिकम्स, मतलब जितना ही सोचोगे उतना ही बुरा होगा। ये एक तरीका भी है बोलने का, हालांकि हम ये नहीं कर सकते हैं कि केवल सुपरलेटिव में ही लगेगा। अभी हमने बताया कि एक नियम है कि सुपरलेटिव के पहले द लगता है, लेकिन यहाँ पे मोर क्या है, वो कंपैरेटिव है। ठीक ना? लेकिन अब ये स्पेसिफाई कर रहा है कि क्या थिंक, क्या करोगे, ज्यादा, जितना ज्यादा सोचोगे उतना बुरा होगा। अब उसको स्पेसिफाई कर रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे मोर के पहले द लगेगा। द मोर यू थिंक, अब वो उस सोच को स्पेसिफाई कर रहा है कि जितना ज्यादा सोचोगे। और फैक्ट ये है कि यहाँ पे इंग्लिश भाषा में या किसी भी भाषा में कितना भी ग्रामर बना लो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो कि ग्रामर के नियमों के हिसाब से बहुत ही पक्का नहीं होता है। इसीलिए मैंने कहा अगर भाषा सीखनी हो तो आपको रीडिंग ज्यादा से ज्यादा करनी होगी, है ना? रीडिंग ज्यादा से ज्यादा आप करेंगे तो उस भाषा के सारी बारीकियां धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएंगी। तो ये एक सुपरलेटिव के साथ साथ जब इस तरह के सेंटेंस आते हैं कि एडजेक्टिव फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब, तो वहां पे भी द लगता है। अब इसमें क्या है, एडजेक्टिव फिर सब्जेक्ट यानी कि नाउन प्रोनाउन फिर वर्ब, ये एक सेंटेंस हो गया। तो यहाँ पे भी द का प्रयोग होता है। राइट? या जैसे ऐसे और भी कोई आपको सेंटेंसेस मिलेंगे कि द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू प्रैक्टिस, द बेटर will be रिजल्ट। ठीक ना? जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे रिजल्ट उतने ही बढ़िया होगा। एक सेंटेंस हमने और आपको दे दिया। ठीक है? तो ऐसे सेंटेंसेस में द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू प्ले, द मोर यू ईट, या द मोर यू ईट, द मोर you eat, the bigger belly you will
जितना ज्यादा खाओगे उतनी ही तोंद निकल जाएगी। मतलब सिंपलता है, कोई जरूरी नहीं है। तो द मोर यू, ऐसे केसेस में कि एडजेक्टिव लगेगा, सेंटेंस लगेगा और वर्ब लगेगा। तो यहाँ पे एडजेक्टिव का कौन सा पार्ट है? कंपैरेटिव। कंपैरेटिव वाला पार्ट है। अभी तक हमने बताया था कि सुपरलेटिव में तो द लगता ही लगता है, कहीं कहीं कंपैरेटिव में भी द लगता है। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री में भी द लगता है। खासतौर से इस टाइप के सेंटेंसेस में पक्का ही लगता है। ये सेंटेंस इसमें दिया है कि जितना ज्यादा सोचोगे उतना बुरा होगा। अब उसके बाद हमने दो सेंटेंस आपको और दे दिया, द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर विल बी रिजल्ट, द मोर यू ईट द बिगर वैल्यू यू विल गेट। जितना ज्यादा खाओगे उतना ही ज्यादा तोंद निकलेगी। तो इस तरह से और भी 50 सेंटेंस हो सकते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा रीड करेंगे तो यू विल गेट more examples like this. Is that clear? Anybody? यहां पे ये ध्यान देने की बात है कि लैंग्वेज में भाषा जो है वो ग्रामर के हिसाब से नहीं चलती है। एंड एज वी ऑल नो, यू मे नो और मे नॉट नो, इंग्लिश में कुछ ज्यादा ही एक्सेप्शंस होते हैं। जितने रूल हैं, जितने रूल हैं उससे कहीं ज्यादा उसमें एक्सेप्शंस होते हैं। रूल बना दिया कि यहाँ पे ये यूज होगा, अब उसके बाद पता चला है उसके एक रूल के कम से कम 55 तो एक्सेप्शन आ जाएंगे। कोई सेंटेंस पढ़ोगे पता चला नहीं नहीं रूल तो वही है लेकिन एक्सेप्शन वो है। इंग्लिश में ये बहुत ज्यादा है। इंग्लिश जो इवॉल्व हुआ है एज अ लैंग्वेज वो बहुत ही परफेक्ट तौर पे इवॉल्व नहीं हुआ है। प्लस उसके बाद एक और उसमें दिक्कत आई है कि इंग्लिश जो है विश्व के अलग अलग देशों में इवॉल्व हुआ है और अलग अलग तरीके से उस चीज को बोला गया है। जैसे कि आप हिंदी ही अगर आप चले जाओ तो मुंबई में कुछ अलग से बोलता है। जैसे हम लोग बोलेंगे इधर नॉर्थ इंडिया में हाँ भाई ठीक है, मुंबई वाला बोलेगा बरोबर है बरोबर है। तो यहाँ पे ठीक है को बरोबर है बोल देगा। तो ये थोड़ा बहुत तो हर लैंग्वेज में होता है, लेकिन इंग्लिश में इतने एक्सेप्शंस हैं। वो ब्रिटेन और यूके, ब्रिटेन, आयरलैंड, स्कॉटलैंड में तो शुरू हुई, लेकिन वो कहां बोली जाती है? यूएसए में भी बोली जाएगी, कनाडा में भी बोली जाएगी, ऑस्ट्रेलिया में भी बोली जाएगी, और न्यूजीलैंड में भी बोली जाएगी। हालांकि ज्यादा देशों में नहीं बोला जाता है, मूल भाषा के रूप में कुछ ही देशों की ये भाषा है, लेकिन ग्लोब के अलग अलग क्षेत्रों में इसका इवोल्यूशन हुआ है और अलग अलग देशों में अलग अलग बोलने की प्रैक्टिस रही है। अब कहाँ यूके, कहाँ यूएसए, कनाडा, मैक्सिको और यूरोप में तो और कहीं नहीं बोला जाता है, वो लोग एक सेकेंडरी लैंग्वेज के रूप में बोलते हैं। तो वो लोग अलग अलग इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम अंतरिक्ष की यात्री के बारे में अगर यूएस वाला बोलेगा ट्रू नॉट, तो उसको ईस्टर्न यूपी वाला, ईस्टर्न यूरोप वाला बोलेगा कॉस्मो नॉट। ठीक है, ये हम कुछ अधिक चीजें भी बता दे रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं काम आएगा। तो ये आपका यूएस साइड में बोला जाता है जो यूएस यूके वगैरह में है, लेकिन वही चीज आपको जब ईस्टर्न यूरोप में आप बोलेंगे तो ये जो है ये शब्द आएगा। तो यहां तो पूरा पूरा शब्द ही बदल जा रहा है।
कहने का एकमात्र मतलब ये है कि इंग्लिश भाषा में कोई हार्ड एंड फास्ट नियम नहीं है। दैट इज वाई जैसे अब मैथमेटिक्स आप पढ़ते हो तो मैथमेटिक्स में दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर कोई भी बच्चा पढ़ेगा, बच्चा बुढ़ा हो, जवान हो, औरत हो, आदमी हो, या कोई स्टूडेंट हो, या कोई ठेले वाला हो, कोई छोटा मोटा या बड़ा दुकानदार हो, तो वो अगर 8 रुपया में आपने 7 रुपये 7 आलू खरीदे तो उसका 8 गुणे 7 हमेशा 56 ही आएगा। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। जैसे हमारी एक संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा दुनिया के जो भी बोल सकता है, सीखा है, वो अगर बनाएगा तो वो एग्जैक्टली एक ही सेंटेंस होगा, चाहे वो कोई जर्मन का संस्कृत स्कॉलर हो, जर्मनी का संस्कृत स्कॉलर हो, चाहे वो कोई यूपी का संस्कृत स्कॉलर हो, चाहे वो कोई चेन्नई का संस्कृत स्कॉलर हो, अगर वो एक सेंटेंस संस्कृत के ग्रामर के नियमों के हिसाब से बनाता है तो एग्जैक्टली दुनिया के हर पार्ट में जो भी बनाएगा एग्जैक्टली सेम होगा। उसमें एक्सेप्शंस बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर होते हैं। वो एक बढ़िया से इवॉल्व की गई भाषा है। इंग्लिश में इवॉल्व उस तरीके से हुआ है कि जिसको जहां मन जो अपनी गाड़ी जिधर हाँक दे रहा है, गंगा चले गंगा दास और जमुना चले जमुना दास, इसलिए उसमें रूल कम है, एक्सेप्शन ज्यादा है। फिलहाल हम लोग की मजबूरी है, सरकार की नीति है, इंग्लिश पढ़ना है तो अपन पढ़ रहे हैं, लेकिन उसको अब आपको पास करना है, आपको उस चीज को क्वालिफाई करना है, तो अब मन से चाहे बेमन से, खुशी से चाहे गम से उसको आपको पढ़ना है ना। मैं किसी भाषा की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं केवल ये बता रहा हूं कि उसका रंग ढंग चाल ढाल क्या है, इसका रंग ढंग चाल ढाल क्या है। तो इसमें केवल ये स्पेसिफाई करने की कोशिश करते हैं कि अगर आपने ग्रामर के कुछ खास नियम बहुत अच्छी तरह से याद कर लिया और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लिया, तो जब आप संस्कृत करोगे तो आपको गलती होने के चांसेस नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसमें जो है एक्सेप्शंस ज्यादा नहीं है। एक्सेप्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? अपवाद है। हिंदी में बोलते हैं ना कि ये तो अपवाद स्वरूप आ गया, ठीक है, ये चीज नहीं है। लेकिन इसमें इंग्लिश में जितने रूल हैं उससे ज्यादा अपवाद हैं, उससे ज्यादा एक्सेप्शन है। ठीक है, इज दिस क्लियर? तो अब इस अपवाद से निपटने का क्या साधन है कि जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस का है कि दो प्रकार की प्रैक्टिस होते हैं, तो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, और एक जो प्रैक्टिस है बोलने का जो रंग ढंग है, रीति रिवाज है, खासतौर से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में या इंडियन जो भी हम क्षेत्र में जो बोलने की प्रैक्टिस है और जो यूजेस हैं, उसका हम ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। इसीलिए मैंने पहले दिन बोला था, दूसरे दिन और तीसरे दिन भी बोला था, आज उसको फिर से दोहरा दे रहे हैं कि सिंपली आप किसी भी पैराग्राफ की, स्टैंजा की रीडिंग जितना ज्यादा से ज्यादा करेंगे उतना आपका गलती होने की चांसेस कम होते जाएंगे। इज दैट क्लियर? अब हमने क्या कर लिया? 33 कर लिया। क्या करें, इस पेज में हमने 27 किया और 33 किया। अब कर लेते हैं, क्या करते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, हम ट्राई कर लेते हैं। इसमें लिखता है द गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल।
है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि सोना एक मूल्यवान धातु है ना। अब यहां पे बहुत ध्यान से समझिएगा कि जब हम गोल्ड का प्रयोग कर रहे हैं उसकी विशेषता बताने के लिए, तो अगर हम करते हैं कि यहां पे किसी एक, मान लीजिए हम लगाते हैं कि द गोल्ड यूज्ड इन ऑर्नामेंट, कुछ भी ले लिए, या मान लीजिए हम हार ले लिए, हार होता है ना गले का हार, इंग्लिश में लिखते हैं इसको हार को। तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ये क्या हमने लिखा है, द गोल्ड यूज्ड, यहाँ पे यूज्ड लिखते हैं कि आपका जो गहना है उसमें जो गोल्ड लगाया गया है वो बहुत प्रीशियस है। यहां पे लिखता है गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। दोनों सेंटेंस लगभग एक जैसे है। अब वही कह रहा है, जब पढ़ते रहेंगे तो हमको याद है, समझ में आएगा। ये एक जनरल स्टेटमेंट है, गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। और यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है, इंगित कर रहा है कि आपके जो गहने में, या मान लीजिए कि हार में, झुमका में, नाक में, कान में, चूड़ी में, या कुछ भी जो महिला पहनी है, या आदमी भी चेन पहनते हैं, तो किसी को ही बोल सकता है ऑर्नामेंट। तो आदमी को ही बोल दिया कि आपके चेन में जो गोल्ड लगा हुआ है बहुत प्रीशियस है, बहुत बढ़िया है, बहुत ही शुद्ध है, एकदम 24 कैरेट वाला। ये हम किसी को बता रहे हैं, तो यहाँ पे हम उसको इंगित कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो गोल्ड का प्रयोग बहुत ही सही है, सटीक है और होना ही चाहिए। ये एक जनरल स्टेटमेंट हमने दे दिया। तो यहां पे जो है द का प्रयोग अनावश्यक है। समझ में आ रहा है इन सब, इस सेंटेंस और इस सेंटेंस के बीच में क्या फर्क है? हरिओम, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, पढ़े रहो। क्लास में जितने भी बच्चे हैं एटलीस्ट वो हमको बताते जाएं। नहीं समझ में आ रहा है तो भी बताएंगे। ऑनलाइन वाले भी अपना कोई शंका हो, कोई दिक्कत हो, ठीक है। ये लास्ट जो 34 करा रहे हैं तो इसको हाँ 35 जो करवा रहे हैं, तो इन दोनों का हमने इसको पॉइंट आउट करने के लिए एक दूसरा सेंटेंस लिखा। तो यहाँ पे उस गोल्ड को हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, उसकी तरफ जो है हम इशारा कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो द यूज किया गया है, द गोल्ड यूज इन योर ऑर्नामेंट इज प्रीशियस, तो ये तो एकदम सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पे ये आवश्यक नहीं लग रहा है। तो इसलिए 35 का आंसर में हम क्या लिखेंगे? गलती कहां है? डी, गोल्ड यहां पे होगा, तो गोल्ड नहीं होगा। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? सो नाउ वी हैड एनफ एक्सरसाइज टुडे। हाँ, तो हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं यहाँ पे, उसको आप एक बार
इसका वीडियो देखेंगे और उसको एक बार आप रिपीट करेंगे। कोई भी चीज देखिए, वीडियो इसलिए लोड किया जाता है, ऐसा नहीं कि मेरी सूरत बहुत बढ़िया है, मैं बहुत स्मार्ट हूं तो मेरे को देखना है। आपको मैं जो बोल रहा हूं उसको आपको सुनना है, भले मेरा चेहरा ना देखिए, आंख बंद कर लीजिए, लेकिन एटलीस्ट हेडफोन लगा के आप मेरी कही हुई बात को सुनिए। I am not interested in showing my face and my style and my shirt and all these things. I just want you to listen what I am saying, है ना? इसीलिए वीडियो को लोड किया जाता है कि लेटर ऑन यू कैन रिपीट वॉच इट। अब बहुत ही नेचुरल सी एक्सरसाइज है कि जो भी क्लास में पढ़ाया गया उसको एक बार आप रिपीट करें और जो होमवर्क दिया गया वो आप करें। ये सदियों से पढ़ने का यही स्टाइल रहा है, ये नहीं चेंज होने वाला। आपका सिलेबस चेंज हो जाएगा, एग्जामिनेशन का लेवल चेंज हो जाएगा या आपका सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, लेकिन पढ़ने की स्टाइल यही है कि जो पढ़ाया गया उसको एटलीस्ट एक बार रिपीट करिए और जो होमवर्क दिया गया है करिए, जो दिक्कत आए उसको पूछिए। यही 3 पॉइंट है पढ़ने के। तो जो वीडियो ऐप पे लोड किया जाएगा तो उस चीज को आप एक बार सुनेंगे, उसमें कोई दिक्कत होगी तो अपना शंका निकालेंगे, बताएंगे और फिर उसको दूर किया जाएगा। और जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, देयर आर टोटल 51 क्वेश्चंस लोड किए गए हैं। उनमें से हम जानते हैं कि 10 के करीब तो हमने करा दिया, 8-10 तो कराया है, ठीक है। बाकी आप करेंगे और फिर कोई दिक्कत होगी तो क्वेश्चन आप लोग कमेंट में डाल दीजिएगा कि ये करा दीजिए, क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 7 या जो कुछ भी, उसको फिर कल हम लोग कराएंगे। और बाकी हम सारे नहीं कराएंगे। अब आपके केवल जो क्वेरीज होंगे अब हम कल उनको ही कराएंगे और कोई क्वेरीज नहीं होगा तो कल हम अगला चैप्टर पढ़ाएंगे। फिर आप ये ना कहना कि ये तो आधा अधूरा पढ़ा के छोड़ दिया उन्होंने, या 2-4 हो सकता है कल करा दें। तो आप लोग से निवेदन है, ऑफलाइन क्लास में, ऑनलाइन क्लास में ज्यादा से ज्यादा क्वेरी आप लोग रेज कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।